सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी भारत की खोज पुस्तक का नाम है भारत की खोज। जैसा कि सभी को पता है, आपको भी ज्ञात होगा कि कक्षा 8 हिंदी विषय के अंतर्गत दो पाठ्य पुस्तक है, वसंत भाग 3 और भारत की खोज। तो भारत की खोज पुस्तक के द्वितीय अध्याय तलाश, द्वितीय अध्याय तलाश, तलाश का मतलब होता है खोजना, जानना, पूरी तरह से उसको सर्च करना, ये सब तलाश है। तो इसके भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय को, ये तलाश जो अध्याय है वो काफ़ी बड़ा है। जैसे इससे पहले हमने अहमदनगर का किला पढ़ा था तो थोड़ा छोटा था, तो वो एक भाग में हो गया, परंतु तलाश ये अध्याय काफ़ी बड़ा है, तो हम इसको 3 भागों में अध्ययन करेंगे। तो आज इसके भाग 1 का हम अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो को आप पूरा देखें, आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में आएगा, अच्छी जानकारी होगी और इस तरीके की जानकारी आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि आप इससे संबंधित परीक्षा में आने वाले प्रश्न उत्तर और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर उत्तर आप दे सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसकी जो 6 भाग है, इस पाठ में 6 भाग है, उसके बारे में देखते हैं। पहला भाग है भारत के अतीत की झांकी, भारत की शक्ति और सीमा। 3 भारत की तलाश। 4 भारत माता। 5 भारत की विविधता और एकता। और अंतिम है जन संस्कृति। तो पहले जो 2 हैं उनको हम भाग 1 में अध्ययन करेंगे। मतलब इस वीडियो में आज हम पहले दो भाग का अध्ययन करेंगे, पहले 2 पार्ट का अध्ययन करेंगे। भाग 1 में भारत के अतीत की झांकी और भारत की शक्ति और सीमा। उसके पश्चात भाग 2 और भाग 3 में हम बचे हुए शेष अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के अतीत की झांकी और भारत की शक्ति और सीमा। तो ये जो भारत की खोज पुस्तक है, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा लिखित है। ये उसका हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, ये सारी जानकारी हमने अहमदनगर का किला वीडियो के अंदर दी थी। तो अब हम सीधे पाठ की तरफ चलते हैं। भारत के अतीत की झांकी। अतीत का तात्पर्य भूतकाल, भारत के भूतकाल। तो इसमें हमने देखा था कि नेहरू जी वहाँ काम करते थे, जेल में, अहमदनगर के किले जेल में वो थे, तो वो काम करते थे, कुदाल छोड़कर अब लेखन कार्य करने लगे। तो उनके सामने ऑप्शन बचा था सिर्फ भूतकाल के बारे में लिखने का। वर्तमान के बारे में वो लिख नहीं सकते थे क्योंकि वो अंग्रेजों के अधीन थे और भविष्य के बारे में जानकारी हो नहीं सकती, तो उसके बारे में वो लिख नहीं सकते थे। तो अभी वो लिख रहे थे भारत के भूतकाल के बारे में। तो उसी के अंतर्गत भारत के अतीत की झांकी, भारत का जो भूतकाल है उसकी प्रदर्शनी, उसकी झांकी, उसको देखना। तो ये जेल में बैठे बैठे इस चीज़ को लिख रहे हैं, इस लेख को लिख रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये पाठ का सार है, तो हम इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, जिससे पाठ आपको पूरा विस्तृत समझ में आ जाएगा। नेहरू जी बताते हैं, अब ये नेहरू जी इसके लेखक है इसके ना, तो नेहरू जी बताते हैं कि बीते सालों में उनका यह प्रयास रहा है कि वे भारत को समझें और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करें। किसको समझें? भारत को समझें कि भारत क्या है। वो भारत को समझने के लिए उसके प्रति जो उनकी प्रतिक्रिया है उनका भी विश्लेषण करेंगे। नेहरू जी ने इस पाठ में कहा है कि वह बचपन की तरफ लौटकर याद करने की कोशिश करते हैं कि वो तब कैसा महसूस करते हैं, बचपन के और अब उनका जो वर्तमान समय था, अभी वो जेल में है, तो इन दोनों के बीच में काफ़ी समय निकल चुका है। तो बचपन में ये सारी चीज़ें, भारत के बारे में जानना, भारत कैसा है, क्या है, ये सारी चीज़ें धुंधली हो जाती है बचपन से जब वो बड़े होते हैं। परंतु जब हम बड़े होते हैं, हमारे एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, हमारे अनुभव बढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने आने लगती है। तो जितना भी चित्र है भारत का, वो हमारे सामने, जो जो हमने सीखा है, जो जो हमने ज्ञान ग्रहण किया, वो सब हमारे सामने आने लगता है। तो ये सब भारत के प्रति जो उनकी प्रतिक्रियाएँ थी उसका भी वो विश्लेषण करेंगे और भारत को समझना चाहते हैं। तो उनके मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर भारत क्या है, कि भारत आखिर है क्या, आखिर भारत क्या है और यह भूतकाल की किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था। मतलब भूतकाल में यह भारत जो है किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था, और इसने अपनी प्राचीन शक्ति, जो भारत की प्राचीन शक्ति थी, भारत इतना प्रसिद्ध था, ठीक है, उसने अपनी प्राचीन शक्ति, जो उसकी प्राचीन शक्ति थी, उसने कैसे खो दी, कैसे वह गुलाम बन गया। ठीक है, तो भारत में ऐसा नहीं कि भारत में बहुत सारी जनसंख्या, इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जिससे भारत में ये लगे कि अभी भी भारत में जान बाकी है, अभी भी भारत में जान बाकी है। तो भारत, वह शक्ति उसने कैसे खो दी। ठीक है, ये नेहरू जी सोच रहे हैं। भारत उनके खून में रचा बसा था, किनके? नेहरू जी के खून में। ठीक है, और उन्होंने भारत को एक आलोचक की दृष्टि से देखना शुरू किया।
आलोचक की दृष्टि से देखना क्यों शुरू किया? क्योंकि जो वर्तमान के साथ साथ भूतकाल के बहुत सारे अवशेष हैं जो उन्होंने देखे थे, जिनको वो नापसंद करते थे, तो उन सारी चीज़ों को वो उसकी दृष्टि से देखना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी दृष्टि से जब वो देखेंगे तभी उनके मन में तरह तरह के, आलोचक की दृष्टि से देखेंगे तभी उनके मन में तरह तरह के सवाल आएंगे और वो भारत को जान सकेंगे। ठीक है, क्योंकि आलोचक की दृष्टि से देखने से उनके मन में तरह तरह की शंकाएं उठ रही थी। ठीक है, आलोचक की दृष्टि से जब हम प्रश्न उठाएंगे किसी चीज पर तभी हमारे मन में शंकाएं उठेगी। अगर हम उसका समर्थन करते रहे तो हमारे मन में कोई शंका भी नहीं होगी, और शंका नहीं होगी तो शंका का निवारण भी नहीं होगा। ठीक है, जब तक शंका होगी तब तक ही उसके समाधान के लिए हमारे मन में प्रश्न उठेंगे और उसका निवारण भी होगा। तो नेहरू जी भी भारत को जानना चाहते थे, तो उन्होंने आलोचक की दृष्टि से भारत में जो जो कमियां थी, ठीक है, जिन जिन चीज़ों को वो नापसंद करते थे, उन सब चीज़ों को उन्होंने देखना शुरू किया, जिससे उनके मन में शंका उत्पन्न हुई और वो जानना चाहते थे। ठीक है, अब भारत भूतकाल में काफ़ी संपन्न था, परंतु धीरे धीरे वो अपना वजूद खोता गया और वैसा अब उसका अस्तित्व नहीं रहा जैसे पहला था। परंतु फिर भी अभी तक भारत ने एक अपनी विशेष पहचान बना रखी है। ठीक है, किस समय तक, जब तक नेहरू जी ये लिख रहे हैं तब तक भारत ने अपनी विशेष पहचान बना रखी। तो क्या है भारत में, ऐसा कौन सा तत्व है भारत में जो उस समय से लेकर अभी तक इतने हजार वर्षों की सभ्यता संस्कृति के बाद भी एक सभ्य अस्तित्व भारत का बचा हुआ है? तो नेहरू जी उस विशेष तत्व को जानना चाहते थे कि ऐसा कौन सा तत्व है इस भारत में जो पुरानी सभ्यता, हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति अभी तक टिकाऊ और जीवंत है, अभी तक चल रही है। ठीक है, क्योंकि अगर वो सभ्यता और संस्कृति, वो विशेष तत्व भारत का नहीं होता तो शायद भारत अपनी पहचान खो सकता था। परंतु भारत ने अपनी पहचान, इतने उतार चढ़ाव, इतने आगमन, मुगलों का आगमन, इतने युद्ध, इतनी संस्कृतियां देखने के बाद भी भारत ने अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ा था। तो नेहरू जी भी उस विशेष तत्व को, विशेष तत्व का अर्थ यहाँ पर है वो विशेष तत्व जिसके द्वारा भारत इतने हजार वर्षों के बाद भी अपनी पहचान को बनाए रखे हुए है। तो नेहरू जी उस तत्व को जानना चाहते थे कि आखिर भारत में ऐसा है क्या, ऐसा कौन सा तत्व है जो भारत की अस्तित्व को अभी तक बनाए हुए है। लेखक भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ खड़ा था, नहीं, वो उसके बारे में बता रहे हैं हम कि मैंने उसके बारे में भी पढ़ा है। वो जेल में बैठे बैठे सब चीज़ें लिख रहे हैं कि उन्होंने अब क्या क्या पढ़ा हुआ है, बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने भूतकाल में क्या क्या पढ़ा हुआ है और भारत के बारे में क्या क्या जानते हैं, तो उससे संबंधित चीज़ें हैं। तो उन्होंने बोला, नेहरू जी ने, कि उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मतलब वहाँ के बारे में वो बता रहे हैं कि मोहनजोदड़ो जो है 5000 वर्ष पूर्व का बताया गया है और यह एक पूर्ण विकसित सभ्यता थी। तो देखिए, वो एक पूर्ण विकसित सभ्यता थी, ठीक है, जो जिसमें ठेठ भारतीयपन, और ठेठ भारतीयपन मतलब भारतीयपन वहीं से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, और वही भारतीय सभ्यता का आधार है, उसी के ऊपर सारी भारतीय सभ्यता टिकी हुई है। कितने हजार वर्ष पूर्व? 5000 वर्ष पूर्व। तो देखिए, 5000 पूर्व से लेकर अभी तक हमारी संस्कृति में बहुत परिवर्तन हुए, बहुत उतार चढ़ाव है, परंतु अपने अस्तित्व को अभी तक भारत ने पूरी तरह से, भारत का अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ है। कब तक? जब तक नेहरू जी जेल में हैं, जब तक ये लिख रहे हैं। अब अभी जो हम ये वीडियो देख रहे हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं, हम अभी की बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं नेहरू जी के समय की, ठीक है। तो जो भारतीय संस्कृति है वो 5000 वर्षों से अभी तक निरंतर बनी है, परिवर्तनशील भी है, परिवर्तन भी होते रहे, विकास भी होता रहा, ठीक है। और भारत ने फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया तथा भूमध्य सागर के लोगों को प्रभावित किया। भारत ने इतने सारे लोगों को प्रभावित किया और स्वयं भी, और भारत स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ। परंतु फिर भी भारत का जो सांस्कृतिक आधार था वह हिला नहीं। इतने सारे लोगों के संपर्क में आया, उनसे प्रभावित हुआ, उनको प्रभावित भी किया, फिर भी भारत का जो सांस्कृतिक आधार है, भारत की जो सभ्यता और संस्कृति, वह हिली नहीं, मजबूती के साथ टिकी रही। तो नेहरू जी यही जानना चाहते हैं कि ये जो मजबूती है, ये भारत अभी तक 5000 वर्ष से भी पहले से अभी तक जिसका अस्तित्व बरकरार है, जिसकी संस्कृति बरकरार है, जिसकी सभ्यता बरकरार है, इस मजबूती का रहस्य क्या है? नेहरू जी इस बारे में जान रहे हैं। तभी इस पाठ का नाम तलाश रखा गया, क्योंकि तलाश कर रहे हैं इस चीज़ों को, विशेष तत्व को वो तलाश कर रहे हैं। देखो, नेहरू जी ने चीन और पश्चिमी एशिया से आए पराक्रमी यात्रियों की
यात्राओं की दास्तान को पढ़ा और समझा। अब भारत में काफ़ी दूर दूर से लोग आए, चीन पश्चिमी एशिया से लोग आए, यात्राएं की, और यात्रा करने के बाद उन्होंने अपने यात्रांश को लिखा, अपने यात्रा के अंशों को लिखा, जिनको नेहरू जी ने अच्छे से पढ़ा और समझा। ठीक है, उनके उन विचारों ने, जो यात्रियों के विचारों ने नेहरू जी के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला। ठीक है, और वे हिमालय पर भी घूमते रहे। अब वे हिमालय के बारे में भी पढ़े हुए हैं, मतलब घूमते रहे मतलब वहाँ घूमने नहीं गए, उन्होंने हिमालय के बारे में भी जाना है, जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं, मिथक मतलब कुछ ऐसे मिथक हम बोल सकते हैं जिसके बारे में कुछ कहा गया है, मतलब कोई बात एक प्रचलित हो जाती है, वो चलती आ रही है, वो सत्य है या नहीं है इससे कोई अर्थ नहीं, परंतु वो बात चलती जा रही है। अब वो उसकी वास्तविकता है नहीं, उसकी सत्यता का आधार कुछ नहीं है, परंतु वो चलता आ रहा है। तो ऐसे मिथक और ऐसी दंत कथाएं मतलब लोगों के द्वारा सुनी हुई कथाएं, बनी हुई कथाएं, कथाओं के साथ निकट संबंध है। किसका संबंध है? नेहरू जी का, हिमालय के साथ उनका निकट संबंध है। ठीक है, तो वो जो दंत कथाएं हैं और वो जो मिथक है, वह लोगों के विचार और साहित्य हैं जो दूर दूर तक लोगों को प्रभावित करते हैं। पहाड़ों के प्रति, विशेषकर कश्मीर, अब पहाड़ों के प्रति भी उनका प्रेम है, परंतु विशेषकर किससे? कश्मीर से। कश्मीर से उनका क्यों लगाव है? उनका, वो कहते भी हैं नेहरू जी कि कश्मीर से मेरा खून का रिश्ता है, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे वो कश्मीरी थे, ऐसा है। तो उनके जो पूर्वज थे वो कश्मीरी थे, इसलिए उनका कश्मीर से विशेष लगाव है। भारत की विशाल नदियों ने भी उन्हें आकर्षित किया। किसको? नेहरू जी को। अब देखो, नेहरू जी जो भारत के बारे में जो तलाश कर रहे हैं, तो भारत के बारे में जान रहे कैसी क्या क्या संस्कृति रही है, जिससे ऐसे क्या क्या विशेष तत्व रहे हैं जिससे भारत की संस्कृति आज तक टिकी हुई है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ रही है। दंत कथाएं, पराक्रमी यात्रियों की यात्राओं का दास्तान, दंत कथाएं, मिथक, साहित्य, विचार, लोगों के विचार, विशाल नदियाँ। अब नदियों की भी हमारे भारत में महत्वपूर्ण स्थान है, नदियों का भी। ठीक है, इंडस या सिंधु के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। ठीक है, तो इंडस या हिंदू, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम हिंदुस्तान या इंडिया पड़ा, और इस इंडिया में काफ़ी सारी फौजें, काफ़ी सारे कबीले के लोग, काफ़ी सारे लोग आते जाते रहे। ठीक है, अब नदियों के वे देखो, ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है। ऐसा क्यों कहा गया? कि ब्रह्मपुत्र के बारे में जितना और नदियाँ, गंगा, यमुना, इनके बारे में जितना लिखा हुआ है इतिहास में, उतना ब्रह्मपुत्र के बारे में लिखा हुआ नहीं है। तो ये इतिहास की धारा से लगभग एकदम कटी हुई है। इतिहास में बहुत कम सामग्री मिलती है ब्रह्मपुत्र के बारे में। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र के बारे में बहुत कम। जो उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ, ये जो ब्रह्मपुत्र ही उत्तर पूर्व में बहती है, गुवाहाटी इधर उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ की पहाड़ियों को काट कर ये बहती है और धीरे धीरे ये मैदानों में आकर शांत हो जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र के बारे में फिर वो बता रहे हैं, ये जो विशेष तत्व की खोज कर रहे हैं, विशेष तत्व ये सारे हैं भारत के, जो विशेष तत्व जिसके द्वारा 5000 वर्षों से हमारी जो सभ्यता संस्कृति टिकी हुई है, उस विशेष तत्व की जो नेहरू जी खोज कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ रही है। ठीक है, यमुना, अब यमुना नदी के चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्रित है। ठीक है, पौराणिक कथाएं, पुरानी कथाएं। यमुना के चारों, तो यमुना नदी जहाँ जहाँ बह रही है उसके आसपास नृत्य, उत्सव। भारत में तो ये कॉमन बात है, हर रोज़ उत्सव होता है, हर रोज़ उत्सव होता है, और उत्सव के दौरान नृत्य, नाटक आदि चीज़ें होती है। तो ये सब हमारे भारतीय इतिहास से संबंधित होते हैं। तो काफ़ी सारे पौराणिक कथाएं भी एकत्रित है। उन पौराणिक कथाओं के आधार पर भी भारत अभी जीवंत बना हुआ है। भारत की नदी गंगा, आप देखो गंगा नदी, इसने भारत के हृदय पर राज किया है। गंगा नदी पवित्र नदी मानी जाती है, और इतिहास जब से आरंभ हुआ है तब से ही इस नदी ने भारत के हृदय पर राज किया है। लाखों लोग यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं, अपने पाप धोने के लिए। ऐसा कहा जाता है गंगा नदी में स्नान करके पाप धुल जाते। तो लाखों लोगों को इस नदी ने अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक, पुराने समय से लेकर आधुनिक युग तक गंगा की जो गाथा है वो भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी। ये गंगा की जो कहानियाँ हैं, ये भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। गंगा नदी भारत की सभ्यता और संस्कृति का पर्याय है। ठीक है, नेहरू जी बताते हैं कि उन्होंने भारत के पुराने स्मारकों, पुरानी मूर्तियों, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं को भी देखा है। अब इन गुफाओं को क्या है, इन गुफाओं को देखने से उनको भारत के इतिहास की जानकारी मिली है, भारत के इतिहास को उन्होंने जाना है। ठीक है, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और स्थानों को भी देखा, और
इन गुफाओं का जो प्रत्येक पत्थर है, इन गुफाओं की जो प्रत्येक छोटी से छोटी चीज़ है, वो भी भारत के भूतकाल की कहानी को कहता है कि भूतकाल में भारत अतीत के समय कैसा था, भारत कैसा था और अभी कैसा है। तो इस बीच की जो कहानी है वो सारी इन स्मारकों को देखने पर, गुफाओं को देखने पर, मूर्तियों को देखने पर पता चलती है। वे अपने शहर, उनका शहर, नेहरू जी का शहर हरिद्वार, इलाहाबाद या हरिद्वार में कुंभ के मेले के अवसर पर जाते थे। अब कुंभ का मेला जिसमें सैकड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग स्नान करने आते हैं और देश के कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से इस कुंभ के मेले में आते हैं। तो ये भी उन्होंने देखा था। ठीक है, 1300 साल पहले चीनी यात्रियों की यात्राओं के वर्णनों ने उन्हें अतीत में देखने की दृष्टि प्रदान की। अब ये जो 1300 साल पहले जो चीनी यात्री यहाँ पर आए थे, उनकी यात्राओं ने अतीत में देखने की, उनकी यात्राओं के जो वर्णन है उनको नेहरू जी ने पढ़ा और उससे उन्हें भूतकाल को देखने की दृष्टि मिली, मतलब भूतकाल के बारे में जान पाए। ठीक है, जो कि उस समय ये मेले पुराने पढ़ चुके थे, प्राचीन, और जो वर्णन उन्होंने पढ़े उनसे उन्हें सच्चाई का बोध होने लगा। सच्चाई का बोध क्यों होने लगा? क्योंकि वो वर्णन थे वो गुम हो चुके थे, मेले पड़े हुए थे, परंतु उसमें ऐसी सामग्री जिससे उनको भारत के बारे में जानने को मिला और सच्चाई का उन्हें बोध होने लगा। उनके मन में अतीत के सैकड़ों चित्र भरे हुए थे। अब इतनी सारी चीज़ें हैं, गुफा है, कुंभ के मेले हैं, नदियाँ हैं, यात्राओं के वर्णन है, हिमालय है, इन सब चीज़ों को पढ़कर, इन सब चीज़ों को देखकर उनके मन में अतीत के सैकड़ों चित्र भरे हुए थे। किनके मन में? नेहरू जी के मन। मतलब भूतकाल के बारे में, भारत के बारे में इतनी सारी चीज़ें वे जानते थे। उन्हें बुद्ध के पहले उपदेश का भी स्मरण है। गौतम बुद्ध के पहले उपदेश का भी स्मरण है। बनारस के पास सारनाथ में उन्होंने बुद्ध का पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा अर्थात उन्होंने उसके बारे में जाना। ठीक है, जब भी हम किसी जगह जाते हैं तो वहाँ का तत्काल चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं तो उसका तत्काल चित्र हमारे सामने, जैसे हम अभी भूतकाल में कहीं गए हो और जब हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में वो चीज़ आती है तो उसका चित्र हमारे सामने आने लगता है। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने बुद्ध का पहला उपदेश पढ़ा, सुना, जो भी है। ठीक है, तो उनको ऐसा लगा कि जैसे बुद्ध उनके सामने बैठकर अपना उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, और आज उस नेहरू जी के समय में 2500 वर्ष का फासला हो चुका है बुद्ध को उपदेश दिए, परंतु ऐसा लग रहा है जैसे बुद्ध का उपदेश उनके कानों में गूंज रहा है। ऐसा लग रहा है उन्होंने बुद्ध को उपदेश देते हुए साफ साफ देख रहे हैं और उसकी प्रतिध्वनि अपने कानों से उसको सुन रहे हैं। ठीक है, अशोक के पाषाण स्तंभ शिलालेखों के माध्यम से एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे कि वह एक महान सम्राट था। कौन था? अशोक के समय के जो पाषाण स्तंभ शिलालेख है उनके माध्यम से अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। अब अशोक कौन था? एक महान सम्राट था। तो उसके बारे में भी जाना कि भारत में एक ऐसा सम्राट भी हुआ, महान सम्राट अशोक। फिर फतेहपुर सीकरी में अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों के साथ संवाद करता था। अब देखिए, अकबर विभिन्न मतों के लोगों के साथ वाद विवाद करता था और वह अपने इनसे संवाद विवाद के द्वारा समस्याओं का हल निकालता था। तो ये सारी चीज़ें एक भारत के इतिहास की लंबी झांकी है। ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो एक लंबी प्रदर्शनी है भारत के इतिहास की। भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इतिहास को जानना हो तो भारत को देखना पड़ेगा। तो वही सारी चीज़ें जिनके बारे में नेहरू जी ने पढ़ा था, जो देखा था, वो सारी चीज़ें अब उनके आसपास घूम रही है। उनको मस्तिष्क में जैसे जैसे सोच रहे हैं वैसे वैसे उनके सामने वो चित्र उभर कर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लेखक के सामने स्पष्ट, नेहरू जी के सामने स्पष्ट होती जा रही है। उन्हें 5000 साल से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा विलक्षण मालूम देती है। ये ऐसी परंपरा जो विलक्षण है, कभी न खत्म होने वाली है, चली आ रही। काफ़ी उतार चढ़ाव हैं, काफ़ी चेंजेस आए हैं, परिवर्तन आए हैं, कई विजय जय पराजयों का इन्होंने सामना किया है, परंतु फिर भी ये बनी हुई है और जनता में फैली हुई है। इस परंपरा ने नेहरू जी पर गहरा प्रभाव डाला। तो ये तो है अभी इस नेहरू जी ने इस पार्ट में, पहले भाग में, इस पार्ट के जो 6 भाग उसमें पहले भाग में है भारत के अतीत की झांकी। तो इसमें उन्होंने, नेहरू जी ने सारे भारत की झांकी आपके सामने, प्रदर्शनी आपके सामने प्रस्तुत की है और इस प्रदर्शनी ने नेहरू जी के मन पर, उनके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला। आगे है भारत की शक्ति और सीमा। अब भारत की शक्ति क्या है और भारत की सीमा क्या है? तो देखिए,
भारत की शक्ति स्रोतों और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है। शक्ति के स्रोत और नाश के कारणों की खोज लंबी है। देखो ऐसा इसलिए कहा गया है कि भारत के जो पतन के कारण है पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं है, परंतु भारत जो है, जैसे ये यूरोप है, नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया। उन्होंने नई नई तकनीकों पर जोर दिया, किसने? यूरोप ने, पश्चिमी देशों ने। परंतु भारत क्या है, तकनीक के क्षेत्र में पिछड़ गया। ठीक है, लंबी और उलझी हुई कहानी है भारत के शक्ति के स्रोतों और नाश के कारणों की। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूर्व पर अधिकार करना आसान हो गया। उन्होंने नई नई तकनीकों के बल पर सैनिक बढ़ाया, सैन्य बल बढ़ाया और पूरब मतलब भारत एशिया पर राज किया। ये भारत की नहीं, सारे एशिया की कहानी। अब ये भारत की नहीं है, ठीक है, सारे एशिया की कहानी। सारा एशिया पश्चिमी देशों का गुलाम होने लगा। ठीक है, और तकनीकी प्रगति में पश्चिमी देश एशिया के देशों से आगे निकल गए। ठीक है, तो इस तकनीक और विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी। पुराने समय में भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी। पुराना जो समय था, भारत का भूतकाल का समय था, उसमें मानसिक सजगता, जागरूकता और तकनीकी कौशल की भारत में कमी नहीं थी। किंतु बाद की सदियों में गिरावट आने लगी। जैसे जैसे भारत पर आक्रमण होते गए, भारत की सभ्यता धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा, पश्चिमी देशों का आक्रमण होता गया, यहाँ पर तकनीकी कौशल में कमी आने लगी। ठीक है, भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी ने ले लिया। देखो परिवर्तन आने लगे, पहले भव्य कला और मूर्ति निर्माण का कार्य चलता था, फिर उसका धीरे धीरे स्थान किसने ले लिया? जटिल पच्चीकारी वाली नक्काशी ने ले लिया। ये बता रहे हैं क्या क्या परिवर्तन होने लगे। नेहरू जी ये बता रहे हैं कि भारत में क्या क्या परिवर्तन होने लगे। तो जैसे जैसे सदियां बीतती गई, भारत की तकनीकी कौशल में गिरावट आने लगी, काफ़ी परिवर्तन आने लगे। ठीक है, सरल, सजी और समृद्ध भाषा की जगह अलंकृत और जटिल साहित्य शैली विकसित हुई। ये भी परिवर्तन है। पहले भारत में भाषा कैसी सरल, सजी और समृद्ध भाषा थी, परंतु धीरे धीरे अलंकृत, सुशोभित और जटिल साहित्य शैली विकसित होती गई। ठीक है, साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका। ठीक है, साहसिक कार्यों की लालसा, भारत के लोगों में कैसी लालसा थी? साहसिक कार्यों की, साहसिक कार्य, साहस रूपी, साहस के साथ कार्य करने की लालसा थी, बड़े से बड़ा कार्य करने की लालसा थी, मुश्किल से मुश्किल कार्य करने की लालसा थी, जिसके कारण भारतीय संस्कृति दूर देशों में फैल चुकी थी। परंतु ये जो लालसा थी, ये जो ज़िंदगी जीने का तरीका था भारत का, ये धीरे धीरे क्षीण होता चला गया। क्यों? क्योंकि अब रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया, रूढ़िवादिता बढ़ गई। अब कैसी रूढ़िवादिता हो गई? संकीर्ण। अब तो फिर यूँ बोलने लगे कि महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली, महासागरों को पार नहीं करना है, ठीक है, अपने देश का में रहना, अपने देश में ही सोचना। मतलब धीरे धीरे संकीर्ण रूढ़िवादिताएं बढ़ने लगी। ऐसी रूढ़िवादिताएं जिसके कारण भारत की संस्कृति धीरे धीरे क्षीण होती चली गई। ठीक है, विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती चली गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा, ये यहाँ पर अंधी है, अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। अब क्या हुआ? पहले विवेकपूर्ण चेतना, जो लोग जागरूक थे, चैतन्य थे, विवेक था, परंतु अब उसकी जगह किसने ले ली? अंधी मूर्ति पूजा ने। अब लोग मूर्ति पूजा पर विश्वास करने लगे, पत्थरों को भगवान मानने लगे। ठीक है, इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा, किंतु यह स्थिति का पूर्णतः और पूरा सही सर्वेक्षण नहीं है। यही बात है जिसके द्वारा भारत का पूरी तरह से नाश हुआ, भारत की संस्कृति का पूरी तरह से, ये पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, हाँ होने लगा, धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा, परंतु पूरी तरह से इसी पर डिपेंड नहीं था भारत की संस्कृति का नाश। भारत के विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति की तरफ बढ़ रहे थे, परंतु भारत की संस्कृति धीरे धीरे गिरावट आ रही थी। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का लंबा दौर चला होता तो उसका अतीत से नाता पूरी तरह टूट जाता। अगर ये जो जड़ता और गतिहीनता, जो जड़ता मूर्ति पूजा की तरफ लोगों का ध्यान होने लगा, संकीर्ण रूढ़िवादिता बनने लगी, अगर इसका लंबा दौर चलता तो भारत का भूतकाल से पूरी तरह से नाता, रिश्ता टूट जाता। फिर भारत भूतकाल में क्या था, वर्तमान में क्या था, दोनों में बहुत अंतर होता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। पुरानी चीज़ों के अवशेषों पर नई चीज़ का निर्माण होता।
जो पुरानी चीज़ के अवशेष हैं जो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे थे, उन अवशेषों पर नई चीज़ का निर्माण हुआ और ये क्रम भंग नहीं हुआ। क्रम भंग हो जाता तो हमारा भूतकाल से पूरी तरह से रिश्ता टूट जाता, परंतु क्रम भंग नहीं हुआ। भारत में भी निरंतरता बनी रही और पुनर्जागरण के दौर आते रहे। भूतकाल के द्वारा, भूतकाल में जो कमियां रह गई उनके द्वारा हम सीखते रहे, निरंतरता बनी रही। उन्हीं चीज़ों से जो कमियां रह गई उनसे हम सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, पुनर्जागरण के दौर आते रहे, जागरूक होते रहे लोग। और अक्सर पुराने का बाहरी ढांचा तो बदल गया, परंतु अंदर की वस्तु जो हमारी सब मतलब जो दिखावटी ढांचा था भारत का वो तो बदल गया, परंतु जो अंदर की सभ्यता और संस्कृति थी वो नहीं बदली, वो वैसी की वैसी रही। ठीक है, इसी से भारत 5000 वर्षों से जैसा का जैसा अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर अभी तक चल रहा है, क्योंकि उसका पुराना जो बाहरी ढांचा था वो तो भले ही बदल गया, परंतु अंदर जो सभ्यता और संस्कृति भारत की है वह नहीं बदली। प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य की लालसा ने गति प्रदान की। अब पुराना और नए इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाकर आगे चलना, इसने भारत में गति प्रदान की। पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को भी स्वीकार किया गया। ठीक है, पुराने के साथ साथ पुराना जो गुजर चुका था, भूतकाल था, उसके साथ साथ नए विचारों को स्वीकार किया गया। ठीक है, मतलब जो पुराने थे, पुराने को तो बनाए रखना था, क्योंकि पुराने पर तो भारत की सभ्यता और संस्कृति टिकी हुई थी, परंतु अब उस पुराने के साथ साथ नए विचारों को भी स्वीकार किया गया। तो ये भारत की शक्ति और सीमा है। हमने देखा भारत की शक्ति और सीमा, प्रारंभ में हमने देखा कि धीरे धीरे लंबा दौर चला। भारत में रूढ़िवादिता आ गई, संकीर्ण रूढ़िवादिता आ गई, मूर्ति पूजा ने उसका स्थान ले लिया। धीरे धीरे भारत अपनी संस्कृति के पतन की तरफ चल रहा था, परंतु उन पुरानी चीज़ों की कमियों से आगे आगे हम सीखते गए और लंबा दौर चला। अतीत से पूरी तरह से नाता नहीं टूटा, भूतकाल से पूरी तरह से नाता नहीं टूटा, पुनर्जागरण के दौर आए। ठीक है, और बाहरी ढांचा तो बदल गया, परंतु अंदर की जो सभ्यता संस्कृति थी वो नहीं बदली, और इस पुराने और नवीन के बीच में ही सामंजस्य करके भारतीय संस्कृति आगे बढ़ती रही। पुराने विचार बनाए रखे, पुरानी सभ्यता संस्कृति को भी बनाए रखा और नए विचारों को भी स्वीकार किया गया। तो अभी भारत की खोज तलाश के भाग 1 में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें आपको कोई कमी लगती है, मेरे समझाने में कोई कमी है, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिखें, ताकि अगले जो इसके भाग 2 और भाग 3 में उसका वीडियो अपलोड करूं, उससे पहले उसका वीडियो बनाऊं, उससे पहले जो कमियां हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास करूं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ दिन, आपका दिन मंगलमय हो।